बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर। आज की इस वीडियो में हम 1 MCQs लेक्चर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे जो लेक्चर है, ये सीरीज एक सेशन जो चल रहा है, ये हमारा अपकमिंग जॉब के हवाले से चल रहा है। क्योंकि अपकमिंग जॉब जब भी आती है, हम क्या करते हैं, हम पहले बैठे रहते हैं सुकून से, फिर बाद में हमें टाइम ही नहीं मिल रहा होता और ना ही हमें समझ आ रही होती है कि हम अपनी तैयारी कैसे, अपनी प्रिपरेशन जो है कैसे उसको कंप्लीट करें। और इसी मतलब के परेशानी में हमारा पेपर की डेट नज़दीक आ जाती है। हम पढ़ते भी ज़्यादा है, मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन रिवीजन ना होने की वजह से, मॉक टेस्ट ना देने की वजह से, प्रैक्टिस ना होने की वजह से हम पेपर क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस बार हमारा जो सेशन है वो पहले ही एडवांस में चल रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते अकेडमी की फ़ीस, वो आराम से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट की सिर्फ हमारी फ़ीस होगी, वो जब हम टेस्ट वो सेशन उसका जब एडवर्टाइजमेंट आएगी तो उसके बाद हमने टेस्ट सेशन स्टार्ट कर देना, जिसकी 1000 पर मंथ फीस होगी और डेली 100 MCQs का आपसे टेस्ट लिया जाएगा। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, टाइम मैनेज करना आ जाएगा। जो स्टेटमेंट है उसको क्रैक करके आपको जो MCQs है उसको मतलब के करेक्ट आंसर आपको इस तरह से, मतलब किस तरह से आप क्रैक कर सकते हो। अगर आपके पास कोई सेम इस तरह का कन्फ्यूजन क्वेश्चन आता है, जो कि PPSC में टोटली कन्फ्यूजन क्वेश्चन ही होते हैं, जिसमें आपको आता भी है फिर भी बैठे होते हो कि पता नहीं इसका आंसर ये वाला है कि ये वाला। तो इसका ये होता है कि जब आप टेस्ट की प्रिपरेशन बार बार प्रैक्टिस करते हो, मॉक टेस्ट देते हो, तो फिर आपकी ये कन्फ्यूजन मिनटों में दूर हो जाती है और फिर आपको पेपर में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। ठीक है, तो इसके अलावा हमने वैसे टॉपिक वाइज भी इसको स्टार्ट किया हुआ है और इसका वन लाइनर भी पढ़ रहे हैं और साथ साथ पास पेपर भी हम देख रहे हैं। पास पेपर तकरीबन हमारे 20 हो चुके हैं और आज जो है वो पास पेपर थोड़ी बिजी थी, तो पास पेपर मैंने साइन किए ही नहीं है। और इसका जो है पास पेपर नेक्स्ट हमने कल करने हैं। आज तक हमारे 20 जो जिसके रह गए हैं, जो जिन्होंने नहीं किया अभी तक, तो वो चलो उसको कंप्लीट कर लें। जिनका प्रीवियस सिलेबस रहता है वो उसको अपना कवर कर लें। पास पेपर इसमें अब नहीं आएंगे। पास पेपर कल से फिर साइन करूँगी। आज जो है वही 19-20 जिसका भी रह गया था वो कंप्लीट कर लें, बल्कि नहीं 21-22 होगा, तो जिसका रह गया था वो उसको कंप्लीट कर लें। चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू JS Mill हायर प्लेयर्स आर दोज एसोसिएटेड विद द JS Mill माइंड। नेक्स्ट हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू JS Mill लोअर प्लेयर आर दोज एसोसिएटेड विद द बॉडी। Mill argued that player could vary in the quality. Mill argues that dash are superior to physical form of player, the moral player. Next है हमारे पास, JS Mill's version of hedonism is known as qualitative hedonism. Bentham's version of hedonism is known as Jeremy Bentham or quantitative hedonism. Next हमारे पास है, the hedonism which focuses the quantity of player rather than quality is called quantitative hedonism, which refers to the felt strength of player or pain intensity. Hedonic calculus of Bentham is known as is a dash calculus 7 point, which refer to how long player or pain is felt duration, which refer to a number of people affected by player or pain extent, which refer to likelihood of opposite sensation after player or pain to purity, which refer to likelihood of producing more of same sensation. तो ये हमारे पास है फिक क्वांटिटी, which refers to how near or distant the player or pain is. तो ये हमारे पास है propinquity, which refers to likelihood that player or pain will occur. Certainty. Who introduced the method of hedonism calculus? Bentham. Hedonic calculus count the amount of player and pain, which is a method of counting player and pain. Hedonistic calculus. Utilitarian school having the slogan. ये हमारे पास इसका स्लोगन क्या था, नारा क्या था, द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर. यूनिवर्सलिस्टिक
ethical hedonism is also known as utilitarianism. The most influential contributor to universal ethical hedonism is John Stuart Mill. The theory that right action produces greatest happiness for all is the utilitarianism. Each man seeks his own pleasure. This type is called egoistic ethical hedonism. Man out to seek pleasure. This position is known as ethical hedonism. Man always seek pleasure. This position is known as psychological hedonism. नेक्स्ट हमारे पास है हेडोनिज्म इज डिवाइडेड इनटू साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म एंड एथिकल हेडोनिज्म. हेडोनिज्म आर्ग्यूज दैट डैश इज द ओनली इंट्रिंसिक गुड्स. तो ये हमारे पास है प्लेयर. हेडोनिज्म मीन इसका मतलब है प्लेयर. नेक्स्ट हमारे पास है और ये यहाँ पे दिया गया है कि हेडोनिज्म का मतलब लज्जत है और ये यूनानी लफ्ज है. ठीक है, ग्रीक वर्ड है. Hedonism derives from the Greek word hedon, general term for the theories that regards happiness as end. तो ये हमारे पास क्या है? एंडोमोनिज्म, इडेमोनिज्म. ठीक है, इडेमोनिज्म. Needs shared with lower animal are called organic needs. McDouglas defines as an instinct as psychophysical disposition. तो ये हमारे पास है विलियम मैकडोगल एंड इनहेरिटेड. सकिंग ऑफ द थंब बाय अ चाइल्ड इज अ. तो ये हमारे पास क्या है? हैबिचुअल एक्शन. अंगूठा चूसना जो है वो एक अमली आदत है. ठीक है, आदि अमल है. अ मोटिव इज डैश मेंटल प्रोसेस कॉन्शियस action blindly without considering the end is called impulsive action. An action not definitely avowed to oneself is called. तो ये unconscious intention. Hobbes asserted that human desire is the dash of all human action. Thomas Hobbes or fundamental motivation. Desire is a sense of longing of a person for an outcome. A person's conduct corresponds to his character. Who asserted that motive is what moves us? J.S. Mackenzie. The remote intention of an act is sometimes called motive. The particular result as a realized fact is the material intention. According to Mackenzie, the formal intention means the dash embodied is in fact. तो ये हमारे पास है principle. The whole willed scheme of action is called intention. The term intention corresponds to purpose. Next हमारे पास है which is a conscious mental process that moves a man to act. Motive. The desire that predominate and remain effective is called will. Who defines instinct as an inherited psychophysical disposition? William McDougall. ठीक है, विलियम मैकडोगल. Which is a conscious mental process that moves a man to act. तो ये है motive. The desire that predominates and remain effective is called will. Who define instinct as an inherited psychophysical disposition? William McDougall. Consciousness of dash is called an appetite. तो यह an organic need. consciousness क्या होती है? एक organic needs होती है. अच्छा, उसके बाद हमारे पास ह्यूमन डिजायर इज द फंडामेंटल मोटिवेशन ऑफ ऑल ह्यूमन एक्शन. हुज व्यू, ये किसका मतलब व्यू पॉइंट था? ये किसका नजरिया था? तो ये था हॉब्स का. द मेजर टाइप ऑफ इथिकल इश्यूज इंक्लूड एक्सेप्ट. तो ये है कम्युनिकेशन इशू.
Normative science deals with standard. How can a person become a good human being? By obeying the command of Allah. By obeying the command of Allah. अच्छा इंसान वो है जो अल्लाह के अहकामात की पैरवी करे, अपनी ख्वाहिश पर काबू पाए और नेकी और भलाई के रास्ते को इख्तियार करे। इसमें उर्दू वैसे दी गई है, इसको पढ़ने के पेपर तो आपका वैसे भी इंग्लिश में ही आना है, तो इसको बस ये समझाने के लिए है, लेकिन ये नहीं है कि आप इसको उर्दू में ही याद कर लें। द वर्ड मोर्स मीन आउटकम्स। द टर्म राइट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लातिन। तो इसका क्या है, मतलब क्या है इसका? रेक्टस। इथोस मीन्स, इथोस का मतलब है हमारे पास करेक्टर। इन हिंदुइज्म अ ceremonial bath is a part of worship. हिंदू मत में मुकद्दस गुस्ल को इबादत का एक अहम हिस्सा समझा जाता है। स्ट्रॉन्ग डैश मीन्स यू हैव अ हाई सेंस ऑफ मोरल एंड इथिकल बिहेवियर। करेक्टर, स्ट्रॉन्ग करेक्टर का मतलब होता है कि आपके पास जो मोरल सेंस और इथिकल सेंस बिहेवियर जो है बहुत अच्छा है। डैश डील्स विद लॉजिकल एंड सेमेंटिक क्वेश्चंस लाइक व्हाट डू वी मीन बाय फ्रीडम। तो ये हमारे पास है मेटा इथिक्स। मेटा इथिक्स जो होता है वो डील्स करता है लॉजिकल एंड सेमेंटिक क्वेश्चंस को। रिगार्ड्स आर, रिगार्ड्स का मतलब, रिगार्ड्स क्या होते हैं? एटिकेट्स ऑफ लाइफ। What we say that conduct is right, we mean primarily that। तो ये हमारे पास है it is according to rule। How are the laws of nature different from moral laws? They cannot be broken। Ethics investigates the nature of its fundamental notions like right, duty and good। The second stage of moral development, conventional logic, deals with the correctness of thoughts। What is good moral character? तो यह है doing good because it is the right thing to do। Ethics determines rightness or wrongness of human actions। Ethics is concerned the dash to judge human conduct standard। Logic deals with the norm of truth। To remove the crime, punishment plays a negative or positive role। Positive role। Ethics is the science of conduct। Logic, ethic and aesthetics। These three sciences are essentially cognate। ठीक है, cognate। तो ये यानी क्या है हमारे पास? मंतक, इखलाकियात एंड जमालियात आपस में मरबूत और फलसफे की करीबी शाखें हैं। It is important to have a good dash to be successful in your career। Attitude। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट होता है कि आपका अगर एटीट्यूड जो है वो अच्छा है तो सक्सेसफुल, अपने करियर में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कांट, इथिक्स मीन बाय विर्चू। तो ये है विर्चू। पॉजिटिव साइंस कंसर्न विद फैक्ट्स। हु वाज द फर्स्ट पर्सन to compile the Quran in a single book form after the death of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? अबू बकर सिद्दीक। हज़रत अबू बकर ने जब ये सबसे, वैसे तो जो कुरान पाक को मतलब के बुक में कंपाइल करने के लिए जो किया गया था ना, अरेंजमेंट करने की कोशिश की गई थी, वो पहले ही गजवा ओहद के बाद ही की गई थी। क्योंकि गजवा ओहद का हमने पढ़ चुके हैं। तो गजवा ओहद में ऐसा हुआ था कि वहाँ पे मुसलमानों ने जब मतलब के जंग जीत ली थी तो वो अपने मंजर से जहाँ पे उन्होंने बैठना था, मुहासरा करना था, वहां से हट गए थे, जिससे दुश्मन को मौका मिल गया था। तो उन्होंने फिर उनके अकब पे हमला किया और उस पे अटैक करने के बाद बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान हुए थे, जिसमें हाफिज कुरान बहुत ज़्यादा मतलब हाफिज कुरान शहीद हो गए थे। तो इस वजह से डर था कि कहीं कुरान पाक जो है ना
वो कहीं मतलब भूल ना जाए, जिनको याद है, या फिर ऐसा ना हो कि कुरान पाक हमारे पास महफूज रहे ना। तो इस वजह से फिर इस कुरान पाक को बुक में कंपाइल करने की कोशिश की गई थी। और जो प्रॉपरली कुरान पाक को इसको मतलब के बुक में कंपाइल किया था वो हजरत अबू बकर के दौर में किया गया था। ये नीचे डिटेल लिखी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जंगों में कुरानी आयात की हिफाज के शहीद होने के बाद कुरान को पहली मर्तबा एक किताबी शक्ल में मुरत्तब करने का हुक्म दिया था ताकि कुरान महफूज रहे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डैश इज नॉट अ नॉर्मेटिव डिसिप्लिन। तो यह है मेटाफिजिक्स। इथिक्स डील विद द स्टैंडर्ड टू डिस्क्राइब राइट एंड गुड। Aesthetics deals with the standard of beauty. Ethics deals with the standard of goodness, which is a collective name for voluntary action, conduct. The term good is connected with the German term gut. ठीक है, gut यानी जो गुड है ये किस चीज से, ये जर्मन टर्म की किस उससे रिलेट करती है? गॉड से। Ethics consider the dash of goodness standard. The applied dimension of ethics is known as applied ethics. ठीक है, applied ethics. When was Hazrat Ali martyred? 661 CE. हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को 661 ईस्वी में कूफा में मस्जिद के अंदर नमाज के दौरान शहीद किया गया था। इनकी शहादत इस्लाम की तारीख में एक अहम वाक़या है। अच्छा, ये लाजमी पूछा जाता है हजरत अली को कहाँ शहीद किया गया? कूफा के अंदर, मतलब कूफा में जो मस्जिद थी वहाँ पे, मस्जिद के अंदर। और ये भी पूछा जाता है कौन सी नमाज पढ़ रहे थे? फजर की नमाज पढ़ रहे थे। और सन अगर पूछे इसमें, मतलब कि डेट पूछे तो 661 ईस्वी। Morality consists of goodness which is really and dash end. तो यह है intrinsic, which is a sense of longing for a person or object, desire. Self-respect to mankind is given by whom? Islam. Rectus mean straight. Truth, beauty and dash are considered as the principles of philosophy. Goodness. On the day of judgment, ethical values are guarantee for salvation. Positive science deals with judgment of facts, while ethics is concerned with judgment of value. The Time magazine was started in the year 1923. 1923 टाइम मैगजीन 1923 में स्टार्ट हुआ था। इन क्रिश्चियनिटी द फर्स्ट चर्च वाज बिल्ट इन जेरूसलम। ठीक है, जेरूसलम में बनाया गया था जो पहला मतलब कि चर्च था। A thing is generally said to be good when it is valuable for some end. The ethical principles of Jainism are 5. यानी जैन मत के 5 बुनियादी इखलाकी असूल हैं, जैसे अदम शद्दद और तशद्दुद और सच्चाई। अब इसके नीचे ये लिखा गया है, इसमें यमसा यानी अदम तशद्दुद है, और उसके बाद अदम तशद्दुद इसके पूछा गया है कि बुनियादी असूलों के किसी भी जानदार को सोच, बोल या अमल में नुकसान ना पहुंचाया जाए। Ethics is neither a practical science nor an art. Ethics ना तो practical science है ना ही कोई art है। This assertion is correct. The basic unit of society is home. Ethics deal with the correctness of conduct. Sir Aurobindo published a magazine from, तो ये हमारे पास क्या है? पॉन्डिचरी। ठीक है, पॉन्डिचरी
उसके बाद है हमारे पास पाउंडेट्री। इसका मतलब कि ये पूछा जा रहा है सर आर्डोनेट ने अपना पाउंडेट्री जो फलसफाना था वो कब वो शाया कराया था। ठीक है, ये था आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप किसी भी जॉब की किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे आपको लेक्चर मिल जाएंगे। इसी लेक्चर के आपको नोट्स, पास पेपर और साथ में आपको टॉपिक वाइज जो डिस्क्रिप्टिव हमारा लेक्चर है वो भी रोज़ाना डेली बेस पे हो रहा है, और उसके भी नोट्स और उसके बाकायदा MCQs भी उस टॉपिक से रिलेटेड आपको एंड में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। हर टॉपिक के एंड में उसके MCQs दिए जाते हैं। ये सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, गाइडलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, लेक्चर, नोट्स, पास पेपर सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। आपकी फ्री प्रिपरेशन कराई जा रही है। लेकिन हमारा जो टेस्ट सेशन है वो पेड है, 1000 पर मंथ उसकी फीस है, और 100 MCQs डेली बेस पे उसका टेस्ट होता है। टेस्ट सेशन हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, अभी तक स्टार्ट किया नहीं है क्योंकि सारे इकट्ठे हम सोच रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो जाए। अभी थोड़े हैं तो उसके साथ फिर टेस्ट सेशन स्टार्ट करेंगे। इसकी एक रीज़न तो ये है कि बहुत से लोग कहते हैं अभी एडवर्टाइजमेंट आई नहीं है, पता नहीं कब तक आएगी, हम फिर इतना अर्सा पहले ही वो टेस्ट सेशन की फ़ी पे करते रहे। तो एक रीज़न ये है। दूसरी ये है कि जब एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी तो टेस्ट सेशन तब स्टार्ट करेंगे। इससे ये होगा कि लोगों ने वो साथ साथ प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस जो है वो साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो उनके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। टेस्ट सेशन पहले मतलब ज्वाइन कर लेंगे तो इससे ये होगा कि हमारा जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा तो फिर बहुत से लोग हैं कि वो छोड़ देते हैं कि नहीं अब टेस्ट सेशन तो हो गया है तो बस ठीक है अब तैयारी हो गई, तो वो बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, 3 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने ये चीज़ देखी है कि अगर आप बीच में अपनी जो प्रिपरेशन है वो छोड़ देते हैं, बेशक थोड़े टाइम के लिए कि एडवर्टाइजमेंट आएगी तो फिर हम पढ़ेंगे, अगर आप ये प्रिपरेशन छोड़ देते हैं तो फिर आप यकीन करें इस बात का कि आपको ऐसा लगता है जैसे बाद में जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं जैसे आपने कभी पढ़ा ही नहीं था। अपनी तैयारी लाजमी कंटिन्यू रखा करें। बेशक अगर अप्लाई नहीं किया हुआ, अगर कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आई भी, तो आप बेशक उन सीट्स पे आपको ये तो पता है ना आपका में आने वाली है, आपने अप्लाई भी करना है, ये भी लाजमी है। तो फिर जब आपको पता होता है इन फ्यूचर आपने करना क्या है, आपने जॉब करनी ही करनी है, तो उसके लिए फिर आप अभी से कोशिश करें, बीच में गैप ना दिया करें, स्किप ना किया करें, कंटिन्यू रखा करें अपनी प्रिपरेशन। बेशक थोड़ी थोड़ी किया करें। पहले जब हमारे पास हम अप्लाई कर लेते हैं या सीट्स आ जाते हैं तो फिर हम स्पीडली उस काम को वाइंड अप करना शुरू कर देते हैं, जिससे कुछ पल्ले पड़ता है कुछ नहीं पड़ता। और सिर्फ उनके पल्ले पड़ता है जिन्होंने पहले से अपनी तैयारी वो कहते हैं ना स्लो स्टडी विन द रेस, तो जिन्होंने स्लोली अपनी तैयारी पहले से कंटिन्यू रखी होती है तो फिर वो उसको थोड़ा स्पीडली उसको प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं, तो तब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने पहले ही पढ़ा होता है और बाद में उसको वो रिपीट कर रहे होते हैं, या फिर बेशक वो पहली बार ही पढ़ रहे होते हैं, उन्हें पता होता है कि हम पे अब बर्डन नहीं है, हमने काफ़ी कुछ कवर किया हुआ है पहले से, और अब जो है हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें बाद में हमें रिवीजन का मौका भी मिल जाएगा और मॉक टेस्ट और साथ में हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो उनका वो क्वालिफाई कर जाते हैं मेहनत कम करके जो कंटिन्यूसली स्टडी कर रहे होते हैं, और हम जैसे जो होते हैं वो इतना ज़्यादा पढ़ी जा रहे होते हैं, दिन रात एक क्या होता है मेहनत कर रहे होते हैं, खाने का होश नहीं होता, कुछ नहीं पता होता। और मज़े की बात यह है कि दिमाग के ऊपर से सारा निकल रहा होता है, कुछ भी इस चीज़ में मतलब कि वो नहीं पता चल रहा होता कि वो कुछ पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। उसकी वजह यही होती है कि हम पहले सोए रहते हैं, हमें याद नहीं होता कि तैयारी करें या ना करें, बाद में फिर हमें अचानक से याद आ जाती है और फिर बर्डन इतना बढ़ जाता है, सिलेबस इतना ज़्यादा होता है कि हमसे कवर नहीं हो रहा होता, हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम ये पढ़ें वो पढ़ें, इसको कंप्लीट करें उसको कंप्लीट करें। रिवीजन का तो मौका ही नहीं मिलता, उसको तो छोड़ ही दें, और ना ही हमें टेस्ट सेशन का फिर होश रहता है। मेरी एक बात याद रखें, आप जितना मर्जी पढ़ लें, आप जितना मर्जी रिवीजन कर लें, आपने अगर कोई टेस्ट सेशन नहीं ज्वाइन किए हुए, आप टेस्ट नहीं देते, आपने मॉक टेस्ट की आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो मैं आपको लिख के दे देती हूँ, आप जितने साल मर्जी कोशिश करते रहें आप नहीं कामयाब हो सकते। टेस्ट सेशन इसी तरह मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आप इसी तरह तैयारी करते रहते हैं और जब सीट्स आती हैं तो आपकी तकरीबन प्रिपरेशन हो ही जाती है कंप्लीट, तो उसी दौरान अगर आप एक महीना भी अगर टेस्ट सेशन आप ज्वाइन करते हैं तो आप यकीन करें आप अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट भी करके आते हैं, अच्छे से आप जितनी मुश्किल स्टेटमेंट है उसको क्रैक भी कर लेते हैं, आप पेपर में पजल नहीं होते, आप कंफ्यूज नहीं होते, आपका जो
उसमें मेरिट में आने के चांसेस होते हैं वो 90% होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अपने आप के साथ ज्यादती ना क्या करें। चंद पैसे बचाने के लिए अपना खून जलाते हैं, अपने मेहनत करते हैं दिन रात, अपने आप को इतना ज़्यादा आप सर्व कर रहे होते हैं इस तैयारी में, इस प्रिपरेशन में, लेकिन सिर्फ चंद पैसे बचाने के लिए जब पता है कि हमने जॉब करनी ही है तो फिर उस पर थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी और साथ में थोड़ा सा मतलब अपना दिमाग यूज़ किया करें, कॉमन सेंस यूज़ करें कि अगर चंद पैसे लगा देंगे, डिग्रियों पे इतने पैसे लगाएं जो कि अभी किसी काम की नहीं है, सिर्फ वहाँ पे बस हम ऐड कर देते हैं कि इतने हमने हमारी क्वालिफिकेशन है, बाकी उसमें से तो जो एकेडमिक मार्क्स थे वो भी अब नहीं उसमें ऐड होते, तो उसका कोई भी फायदा नहीं। उस पर इतने पैसे लगाएं तो टेस्ट सेशन पे थोड़े बहुत पैसे लगा दिया करें। इसका ये होता है कि आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छे से हो जाती है ना तो आपका जो भी आपने लगाए होते हैं ना, आपका टेस्ट क्वालिफाई हो जाए तो आपका सारे का सारा जो मतलब आपके जो आपने पे किया होता है वो रिवार्ड आपको मिल जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातों से थोड़ी सी मोटिवेशन मिली होगी। वैसे बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्हें मोटिवेशन तो दूर की बात, सारी बातें ऊपर से निकल जाती है, वो फ्री में सारा कुछ ले रहे हैं, नोट्स लेक्चर सब कुछ, लेकिन एक वीडियो को लाइक तक नहीं करते। खैर कोई बात नहीं, हम तो अपनी मेहनत करते ही रहेंगे। बाकी जो पढ़ने वाले हैं उन्होंने पढ़ लेना है, जिन्होंने कामयाब होना है उन्होंने इस बात को अंडरस्टैंड करना है, बाकी जिन्होंने नहीं करना वो फिर खुद ही देख लेंगे जब पेपर में नाम नहीं आएगा या फिर उनकी मतलब के तैयारी अच्छी नहीं होगी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, इनके MCQs बाकी करेंगे। और इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि अगर आप हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करते हैं तो इस नंबर पे मैसेज कर दें, आपको व्हाट्सअप चैनल में ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ पे आपको ये सारे लेक्चर्स के नोट्स और साथ में जो डिस्क्रिप्टिव लेक्चर हैं उसके नोट्स, उसके MCQs और पास पेपर की फाइल आपको डेली बेस पे भेजी जाती है। और पास पेपर भी हम 1 बाय 1 साइन करते हैं, ऐसा नहीं है कि सारी बुक उठा के एक ही साथ भेज दी। कुछ अकेडमी में ये किया जाता है पूरी बुक उठा के एक साथ भेज देते हैं, इसको पढ़ो। अब पता है कि स्टूडेंट नहीं पढ़ेंगे, जो पेरेंट्स है वो नहीं पढ़ते, उनके पास कहाँ इतना टाइम होता है। तो अकेडमी का मतलब ही यही होता है कि आप डेली बेस पे उनको एक टास्क प्रोवाइड करें, छोटा सा टास्क प्रोवाइड करें ताकि उन पर बर्डन भी ना हो और वो उसको कवर भी इजीली कर सके। मैं खुद एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब कर रही हूँ और साथ में मैं इसकी तैयारी भी करवा रही हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि जब आपके पास एक जॉब होती है तो आप कोशिश करते हैं कि उससे भी अच्छी पोस्ट पे आप जाएं। तो उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ, मैं भी आप लोग के साथ साथ तैयारी करती हूँ। तो मैं खुद भी इन चीज़ों को मैनेज करके चल रही हूँ, जॉब भी मैनेज करना, साथ में ये सारे लेक्चर वगैरह प्रोवाइड करना, फाइल कंपाइल करना और साथ में आपके साथ साथ पढ़ना। तो इसीलिए मैंने सिर्फ 2 मॉडल पेपर रखे हुए हैं पास पेपर के। बाकी तो लेक्चर तैयार करते हुए याद ईजिली हो जाते हैं, लेकिन जो पास पेपर है उसका मैं लेक्चर तो दे नहीं रही, तो सिर्फ PDF ही सेंड करने होते हैं, तो उनको मैनेज करना भी काफ़ी मेरे लिए मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि जब हम थोड़े थोड़े करके साथ चल रहे हैं तो उसको कर ही लेते हैं। थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हम उसको कामयाबी से मतलब कंसिस्टेंसी से उसको कंप्लीट कर लेते हैं डेली बेस पे। तो आज ये है कि हम पास पेपर के नहीं भेजेंगे, फाइल जो है वो नहीं भेजेंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा है कि अभी जो लेट जिन्होंने ज्वाइन किया है कि हमारा प्रीवियस सिलेबस भी काफ़ी सारा रहता है, तो अगस्त की छुट्टी होनी चाहिए, तो इस वजह से आज मैंने फाइल ही नहीं भेजनी। आज फाइल नहीं भेजनी, कल जो है उसके फिर देखेंगे कि कल फाइल सेंड करूँगी शाम को। तो इसीलिए अभी हमारे पास तकरीबन हमने 22 मॉडल पेपर करनी है डेली बेस पे, 2 रोज़ाना मैं आपको भेज देती हूँ। तो इसका यह है कि आप 200 MCQs के साथ भी अगर करते हैं ना तो 2025 के जितने पेपर हैं वो तकरीबन ज़्यादा तो नहीं है, तकरीबन 20-25 पेपर हुए हैं, तो वो भी उसमें ऐड हैं। 2024 तक के मेरे पास हैं और 2025 के जो है 20-25 पेपर वो भी मैं इसमें ऐड करके आपको सेंड कर दूँगी 1 बाय 1। इसके जैसे हम डेली बेस पे चल रहे हैं कि एक फाइल आती है उसको हम कंप्लीट करते हैं, फिर दूसरी, तो इस तरह से कर लेंगे इंशाल्लाह। जब तक जॉब्स आएंगी हमारी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।